हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। ये हमारा यूट्यूब पे दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने स्टोन एज पे एक लेक्चर लिया था और ये आपके लिए दूसरा है जिसमें हम मौर्यन एज की बात करने वाले हैं। और ठीक है, इसके बीच का जो एक टाइम पीरियड है जिसमें वैदिक पीरियड, जैनिज्म और बुद्धिज्म आता है, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड तक हम महाजनपद का राइज देखते हैं। तो वो एक छोटा सा वीडियो में हम आपके लिए पूरा कवर कर देंगे जिसमें रिलीजन आ जाएगा आपका वैदिक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मौर्यन एज को लेकर के आज पढ़ेंगे और इससे थोड़ा सा पहले जो आपका इसमें आता है राइज ऑफ महाजनपद, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि राइज ऑफ महाजनपद आखिर हुआ क्यों। क्योंकि उससे ज़्यादातर हम मतलब आप देखे होंगे तो ज़्यादातर उससे क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि जो हमारा महाजनपद है उसका राइज क्यों होता है। ठीक है, उसका राइज का जो कारण है वो क्या था उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं पहले राइज ऑफ महाजनपद या फिर महाजनपद के बारे में कि इसके लिए क्या ऐसी चीजें थी। महाजनपद के उदय के कारण क्या रहे होंगे। तो देखो क्या होता है कि जब वैदिक पीरियड खत्म होता है, ठीक है, जब वैदिक पीरियड खत्म होता है, आप सबको पता है कि वैदिक पीरियड में जो है हमने यूज ऑफ आयरन सीख लिया था। ठीक है, यूज ऑफ आयरन हमने सीख लिया था, आयरन का यूज भी हमने सीख लिया था। तो जब ये महाजनपद आता है तो इसमें यूज ऑफ आयरन का रोल बहुत ज्यादा इसमें उसने प्ले किया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि महाजनपद का अगर आप देखें, ठीक है, अगर महाजनपद का आप देखें ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो आप पाएंगे कि जो महाजनपद 16 थे, ठीक है, कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद जो था सिर्फ एक जो साउथ में था जिसका नाम था अश्मक। ठीक है, क्या नाम था उसका? अश्मक था। ठीक है, जो दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था। इसके अलावा गंधार और कंबोज इधर आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके वेस्टर्न साइड में आपने देखा होगा अवंती वगैरह का। तो इन सब के अलावा जो गैंजेटिक वैली है, ठीक है, गैंजेटिक वैली में आपके 10 पूरे के पूरे महाजनपद का राइज हुआ था। ठीक है, पूरे 10 जो थे 16 में से वो गैंजेटिक वैली में आपके उनका राइज हुआ था। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जो यूज ऑफ आयरन टूल्स है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया महाजनपद के राइज में। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो ये आपका गैंजेटिक वैली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो गया। इसमें क्या है कि वर्षा जो है, बारिश जो होती है, रेन जो होती है, वो इस वाले रीजन में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो रेनफॉल जो होता है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस वजह से रेनफॉल भी बढ़ रहा है इधर ईस्टवर्ड। इसके अलावा गैंजेटिक वैली भी है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये वाला जो रीजन है काफी फर्टाइल होगा। ठीक है, बहुत फर्टाइल होगा और फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे जंगल क्या होगा? जंगल बढ़ेगा, क्योंकि वनस्पति जो होती हैं, फ्लोरा एंड फौना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप महाजनपद या फिर जनपद बनाने के लिए क्या जरूरत है कि ये जो एरिया है वो खाली होना चाहिए, तभी आकर के वहां पे लोग रहेंगे। तो आयरन टूल जो था, और अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ था, अभी तक यहाँ पे जंगलों की सफाई क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि अभी तक जो आयरन टूल्स है, आयरन टूल्स के पहले इतने मजबूत टूल्स हमारे पास नहीं थे जिससे हम पूरे के पूरे जंगल की सफाई कर सके। ठीक है, और एक ये भी कारण होता है कि जो महाजनपद है, महाजनपद में जो सबसे पावरफुल, अगर हम महाजनपद की बात करें तो मगध आता है। ठीक है, तो मगध के सबसे पावरफुल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसके पास भी क्या था? आयरन के माइंस थे। ठीक है, इस वजह से। और तो ठीक है, तो हमने जाना कि आयरन टूल्स की वजह से उन लोगों ने जंगल की सफाई की और इस वजह से वो लोग यहाँ धीरे धीरे बसने लगे। इसके अलावा ये तो हो गया आपका कि आयरन टूल्स था। ठीक है, एक आयरन टूल्स यानी कि आयरन टूल्स मतलब कि लौह उपकरण। ठीक है, तो एक लौह उपकरण जो था ये सबसे बड़ा इसका रोल प्ले किया यहाँ पे। दूसरी बात क्या थी? फर्टाइल रीजन। ठीक है, फर्टाइल रीजन जो था वो था आपका फर्टाइल एरिया। ठीक है, फर्टाइल एरिया मतलब कि उर्वरक जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि हमने देखा रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो ये रीजन है ये गैंजेटिक वैली में आता है, जिससे कि वजह से भी यहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल है।
ठीक है। तो लैंड फर्टाइल है तो क्या होगा, यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन से क्या होगा कि लोग खाने के लिए, उनके पास तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, खाने के अलावा भी अगर वो चाहे तो उसका वो लोग ट्रेड, मतलब उसका वो लोग व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके तो ये हो गया आपका फर्टाइल रीजन की वजह से। दूसरी बात ये आपका यहाँ पे गंजेटिक वैली में है, गंगा है, इसके अलावा और भी कई सारी नदी है, तो उनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी बढ़िया से चल रहा था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे आपका जो लोग हैं वो मतलब ऐसे एक समाज में आ गए, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि नियोलिथिक में लोग कैसे एक परिवार में, एक सोसाइटी में रहने लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे शुरू होता है, फिर वैदिक पीरियड में लोग एकदम एक समूह में रहने लगे, ठीक है, जहाँ से परिवार जो शब्द है, परिवार की इकाई मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है समाज की, वो परिवार आती है वैदिक पीरियड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हम देखेंगे महाजनपद में, तो लोग अब आप मतलब अपने एक समाज से उठ करके एक महाजनपद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि हम ना सिर्फ एक जन है, या फिर ना सिर्फ हम एक कबीला हैं, हम एक सिर्फ परिवार नहीं है, बल्कि एक हमारा पूरा एक राष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र तो नहीं, हमारा एक महाजनपद है, जनपद है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, फर्टाइल रीजन है, तो वो लोग क्या किए होंगे, वो लोग अपना पशुपालन भी करते रहे होंगे, जिससे कि उनका एक जगह बंध के रह जाना इस वजह से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो ये सारे कुछ कारण थे राइज ऑफ महाजनपद में। एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बताया ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि महाजनपद का आखिर में अचानक से उदय क्यों होता है, ठीक है। तो ये था, और ये जो महाजनपद था, इसमें जो सबसे 4 पावरफुल, जो मोस्ट पावरफुल आपके महाजनपद आते हैं, स्टेट्स आते हैं, उसमें से आपका था मगध, सबसे पावरफुल 4 में से भी जो सबसे ज़्यादा था वो मगध था। इसके अलावा आपका अवंती हो जाएगा, इसके बाद कौशल हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कौशल, अवंती, मगध, और एक आपका हो जाता है एक कौन सा हो जाता है, एक वत्स हो जाता है शायद, ठीक है। तो ये अंग हो जाता है, अंग हो जाता है। तो ये जो 4 हैं आपके मोस्ट पावरफुल महाजनपद में आते हैं, ठीक है। तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और फिर वही वहाँ पे जो आपका वो इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मौर्य जो एज है, मौर्यन पीरियड है, उसकी शुरुआत वहाँ पे होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें सोर्सेज जानना होता है, ठीक है। क्या जानना होता है? सोर्सेज। अगर आप कोई भी हिस्ट्री में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप सोर्सेज जानें उसके, ठीक है, कि ये जानकारी हमें मिल रही थी, इसके क्या सोर्सेज हैं। तो इसके सोर्सेज हमारे पास हैं। देखो, सोर्सेज में 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक आपका लिटरेरी सोर्सेज हो गया, एक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरी में भी आता है आपका फॉरेन अकाउंट, ठीक है, फॉरेन अकाउंट। तो ये 3 आपके सोर्सेज आते हैं। फॉरेन अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी? तो फॉरेन अकाउंट में जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए रहते हैं, वो लोगों ने जो भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, जैसे फाहियान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, तो ये लोग आए, इन्होंने इंडिया के बारे में, मेगास्थनीज आया, तो मेगास्थनीज आया था, वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में बहुत दिनों तक रहा था, ठीक है। तो उसने पटना के बारे में बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया और उसने लिखा है। उसकी बुक इंडिका है, ठीक है। इंडिका हालांकि अभी अपने वो नहीं पाई जाती अपने ओरिजिनल फॉर्म में, या फिर उसके सारे अकाउंट्स जो थे वो नहीं पाए जाते हैं, पर उसके आधार पे बहुत सारे बाद के जो ग्रीक राइटर्स हैं उन लोगों ने इंडिका को लिखा है, ठीक है। पर इंडिका का कुछ हमें ओरिजिनल अभी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपके फॉरेन अकाउंट्स में आती है। फिर आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, लिटरेरी सोर्सेज हो गया, ठीक है। अगर हम फर्दर डिवीजन करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत में आपके आ जाते हैं, फिर बाद में सिक्के आ जाएंगे, ठीक है, सिक्के यानी कि कॉइन्स आ जाएंगे। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? इसके अलावा इंस्क्रिप्शन आ जाएंगे। इंस्क्रिप्शन मतलब कि आपके अभिलेख आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो किस में आती है? पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती है, ठीक है। अगर मौर्यन पीरियड का कोई सिक्का मिलता है, या फिर मान लो गुप्ता पीरियड का सिक्का मिलता है जिसमें वीणा का चिन्ह ऐसे डिपिक्ट किया गया है, बीना का जो चिन्ह ऐसे बनाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का है उस पर समुद्रगुप्त का जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा था, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये उसका सिक्का हो सकता है। तो इस तरीके से ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत आते हैं, और साहित्यिक स्रोत में आपके क्या चीज़ें आ जाएंगी? साहित्यिक स्रोत में भी आपकी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो लौकिक साहित्य है,
ठीक है। इसमें भी देखो फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, एक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आ जाएगा, एक आपका नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके लौकिक आ जाएंगे, ठीक है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य मतलब क्या होता है? तो लौकिक साहित्य मतलब होता है जो अर्थशास्त्र का कौटिल्य हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका तो फॉरेन अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, तो ये सारी चीजें लौकिक में आ जाएंगी। इसके अलावा जितने भी हिस्टोरियन ने लिखा है, मतलब मान लो कि मतलब हर्षवर्धन की एक जीवनी लिखी गई है, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में जो उनका लिखा गया है, उनका काल कैसा था, उन्होंने कैसा शासन किया, तो वो सारी चीजें जो है हर्षचरित, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में जो हर्षचरित लिखा गया है वो भी कहाँ पे आ जाएगा? बाणभट्ट ने लिखा है, वो भी लौकिक साहित्य में आ जाएगा, ठीक। ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल में क्या आ जाएगा? नॉन ब्राह्मणिकल में वो सारे टेक्स्ट आ जाएंगे जो वेद को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ जाएगा, जैन टेक्स्ट आ जाएगा। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज में अगर लिटरेरी सोर्सेज आपसे कोई पूछे तो ये छोटा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि लिटरेरी सोर्सेज में भी ऐसे ऐसे डिवीजन होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए कि उसमें ये सारी चीजें होती हैं, सिक्के होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब आता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, मतलब कि जिसमें ये देखो ये सारी चीजें ना, अगर आप मास्टर्स करेंगी AIHC एंड आर्कियोलॉजी में, तो उसमें आपको एक अलग से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वो 2 साल का कोर्स होता है मास्टर्स का, तो उसमें क्या है कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए आपके कोर्स आते हैं। उसमें किसी में न्यूमिस्मेटिक्स आता है, किसी में पैलियोग्राफी आता है, एपिग्राफी आता है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप BHU से करेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स है। इसके अलावा आपका एपिग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की चीजें होती हैं, ठीक है। पैलियोग्राफी आता है, तो पैलियोग्राफी में स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब कि जैसे प्राचीन समय में एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में क्या होता था कि उस समय ब्राह्मी लिपि होती थी, ठीक है, खरोष्ठी लिपि होती थी। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि ऐसे हमारे यहाँ देवनागरी अभी चलती है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी के लिए उसको यूज किया जाता है, पर ये देवनागरी एकदम डायरेक्टली से ऐसे उठ के नहीं आ गई है, ये ब्राह्मी आई, फिर उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज आया, तो उसके बाद ऐसे एक हिंदी भाषा का कोई क्रम है, उसका इतिहास है अलग से, तो उसको नहीं आपको जानना है। पर मैं ये बता रही थी कि ये जो स्क्रिप्ट भी होती है इसके भी स्टडी की जाती है, और स्क्रिप्ट की स्टडी को पैलियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था। अब हम पढ़ लेते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आपके लिटरेरी सोर्सेज में आता है। इसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका भी आती है आपकी लिटरेरी सोर्सेज में। मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त, जिसने 9th सेंचुरी में लिखा है। इसके बाद बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके थ्रू आप मौर्यन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इस पे भी आपको मौर्यन हिस्ट्री पता चलती है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन तो है ही है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है ये अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं ये बोल दूं आपको कि आप जो अभी पेन पेपर लेके बैठिए पढ़ने के लिए, जो भी आपके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे फ़ोन लेके बस बैठ जाते हैं कि खाली टाइम है, या फिर बस ऐसे हम फ़ोन में वीडियो देख देख के सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो ऐसे बस हम पढ़ते हैं तभी तक याद रहता है। लेकिन आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, जो आपको नई बात पता चलती है, जो एक्स्ट्रा आपके लिए लगता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो फिर बाद में आप उसको एक बार देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम हिस्ट्री पे आते हैं। देखो इसका जो शुरुआत होता है, इसका फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। किसकी हेल्प से किया था? तो ये चाणक्य की हेल्प से किया था, ठीक है। चाणक्य की हेल्प से, जो उनके गुरु थे पहले, ये कैसे एक स्टोरी है कि जो चाणक्य थे उन्होंने, वो पहले नंद डायनेस्टी में रहते थे, ठीक है। घनानंद के समय, घनानंद किसका कंटेम्प्रेरी था? तो वो अलेक्जेंडर का था, ठीक है। घनानंद के समय अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था, तो वो उनके कोर्ट में थे। लेकिन एक बार उसने, घनानंद जो है, उसने कौटिल्य का अपमान कर दिया,
तो ये उसके दरबार से बाहर निकल गए और अपनी चोटी खोल ली और बोले कि जब तक हम आपको यहाँ से मतलब राजगद्दी से ना हटा दे, पूरा हम नंद वंश का खत्म ना कर दे, तब तक हम अपना बाल नहीं बांधेंगे, ठीक है। तो फिर वो जंगल में एक बार उनको चंद्रगुप्त मौर्य दिखा खेलते हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऐसे लक्षण देख के उनको लगा कि ये लड़का जो है अच्छा मतलब एक राजा बन सकता है। तो इस लड़के को वो लेके आए और इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी और बाद में जो क्या होता है कि घनानंद को मार करके ये क्या करते हैं, मौर्य डायनेस्टी का मतलब मौर्य डायनेस्टी को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ हिस्टोरियन का अलग अलग अपने अपने धारणाएं हैं, वो देख लेते हैं। पर अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि वो मूरा, जो एक मूरा नाम की स्त्री थी, मूरा नाम की महिला, उससे इसका जन्म हुआ है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑफ मूरा, अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ द नंदाज। और ये मूरा जो है वो शूद्र वुमेन थी जो नंदा के कोर्ट में ही रहती थी। हाउएवर एन अर्लियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ द मौर्याज एज द रूलिंग क्लैन ऑफ द लिटिल रिपब्लिक ऑफ पिपलीवन इन द रीजन ऑफ गोरखपुर नियर द नेपाली तराइन। ये तो हो गया आपका ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ठीक है, कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, आप पुराण ले लीजिए या फिर कोई और, उसमें इसको बताया गया कि शूद्र रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि ये क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करता है, ठीक है। ये कोई शूद्र नहीं है, क्षत्रिय रहा होगा। और इसने क्या किया, तो इसने ये पिपली वन जो रिपब्लिक था उसमें ये लोग का राज चलता था, ठीक है। पिपली वन जो छोटे पिपली वन जो है गणराज्य, देखो यहाँ पे 16 महाजनपद के अलावा ना उस समय 10 और रिपब्लिक भी चलते थे, ठीक है। 10 और रिपब्लिक भी चलते थे, बस इतना जान लो कि 10 और थे, उसके बारे में और जानना ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये जो एक 10 गणराज्य में एक गणराज्य आपका पिपली वन भी आता है और उसमें इन लोगों का रूल चलता था मौर्य का, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हु इज नोन एज कौटिल्य ही ओवरथ्रू। ये देखो ये बहुत बेसिक सा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य किसका नाम है या फिर चाणक्य कौन था, ये सारी चीजें। ही ओवरथ्रू द नंदाज एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। और उसने नंदा डायनेस्टी को हटा करके मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। ही उस यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चाणक्य था, देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये पूछा है अभी पीजी में, ठीक है, 2023 हिस्ट्री में पूछा था ये क्वेश्चन। और ये ऐसे पूछा था, उसने पूछा था, क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, कि चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो वो ये स्टेटमेंट था पूरा, और उसने पूछा था कि ये जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया, फिर ये बातें कहाँ की गई हैं। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, एक ऑप्शन आपका अर्थशास्त्र और दूसरा ऑप्शन आपका मुद्रा राक्षस था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अर्थशास्त्र को टिक करके आए थे। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, और कौटिल्य की सहायता से उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो जाहिर सी बात है ये अर्थशास्त्र में ही लिखा गया होगा, कौटिल्य ने लिखा होगा। तो ये गलत था, इसको बताया गया था मुद्रा राक्षस में, ठीक है, जो विशाखदत्त ने लिखा है। ये एक प्ले है जिसकी लैंग्वेज है संस्कृत। तो कई बार टेक्स्ट का मतलब जो बुक होती है ना उसका भी पूछ लेता है कि इसका ऑथर कौन है। ऑथर मतलब नॉर्मली सारे बच्चों को पता रहता है, पर कभी कभी उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए, घुमाने के लिए उस बुक का लैंग्वेज पूछ देता है कि इसका लैंग्वेज क्या है, या फिर पूछ देगा कि ये क्या है, मतलब ये इसका कंटेंट क्या है, ये प्ले है या फिर ये पोएट्री है या फिर कुछ ऐसे करके पूछ देता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरा आपका विशाखदत्त ने लिखा था। किसमें लिखा था? तो विशाखदत्त ने अपनी एक जो प्ले है मुद्रा राक्षस में लिखा था कि जो नंदों को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इन द वॉर, ये देखो ये एक आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो जा रही है यहाँ पे 305 BC, ठीक है। 305 BC डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डेट में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से वॉर हुआ था, ठीक है, एक छोटा सा वॉर हुआ था और जिसमें सेल्यूकस हार गया। तो अब देखो क्या होता था पहले कि जो राजा हार जाता था तो वो ऐसा मतलब इस डर से कि हमको इनके अधीन काम ना करना पड़े या फिर ये हमारे ऊपर फिर बार बार ऐसे अटैक ना करते रहें, या फिर इस वजह से क्या करते थे वो लोग कि मैरिज अलायंस कर लेते थे, ठीक है। बोलते थे कि ठीक है भाई हम लोग शादी कर लेते हैं
और बाकी जब शादी हो जाएगा तो हम लोगों को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं रहेगा। तो जब 305 BC में सेल्यूकस के साथ वॉर होता है तो सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा करने के बाद उन्होंने दहेज में बहुत सारे ऐसे 4-5 एरिया दिए थे जिसका नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी को दिया, अपनी बेटी से उनकी शादी की, इसके अलावा उन्होंने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द एरिया ऑफ वेस्ट ऑफ द इंडस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर एक रीजन का नाम नहीं दिया है, पर एक आपको बता दिया है कि अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया और इंडस का वेस्टर्न एरिया हो गया। वो जो तीनों चारों एरिया था इसको सेल्यूकस ने किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का आप सोचो कि इनका एम्पायर कहाँ तक उन्होंने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर लिया, तो उन्होंने कर लिया है बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक, ठीक है, और इधर आपके इंडस के वेस्टर्न रीजन तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मान लो ये आपका अगर इंडिया का मैप है तो ये इंडस हो गया, ठीक है, इंडस का वेस्टर्न यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आ जाएगी, ये पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान हो गया। तो ये जितना इधर का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है ये किसने लिया था? चंद्रगुप्त ने लिया था। किसके द्वारा? सेल्यूकस के द्वारा। तो ठीक है, ये यहाँ पे समझना है। इसके अलावा आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त 10 built up a vast empire which included not only Bihar and subcontinent part of Orissa and Bengal but also western and northwestern India and the Deccan, ठीक है, एंड द डेक्कन। यहाँ पे अब देखो इसका एक्सपेंशन की बात की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हो गया, इसके बाद उड़ीसा में भी देखो, उड़ीसा में भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मेंशन किया है उड़ीसा में भी, और बंगाल के कुछ पार्ट्स हो गए और यहाँ पे बिहार हो गया। फिर हम कलिंग का वॉर भी देखेंगे जो अशोका ने लड़ा था, ठीक है, 269 में। तो कलिंग जो वॉर लड़ा था, तो कलिंग का जो वॉर हुआ था वो उड़ीसा के लिए ही हुआ था, ठीक है। उड़ीसा के लिए क्यों हुआ था कलिंग का वॉर? क्योंकि वो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पीजी में, हिस्ट्री के एंट्रेंस में पूछा था 2023 में कि ये क्यों लड़ा था, मतलब कलिंग पे क्यों वो जाके आक्रमण किया था। क्योंकि वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रेड एंड कॉमर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाए उसके एक्सपेंशन की बात है। असाइड फ्रॉम केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द मौर्य रूल्ड ओवर वर्चुअली द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आपका रूल्ड हो जाएगा, ठीक है, RULED। तो यहाँ पे बता रहा है कि केरला, तमिलनाडु और इसके अलावा जो है आपके इंडिया के जो भी पार्ट्स थे उस पर वर्चुअली उसने पूरे इंडिया पे रूल किया है मौर्य ने, ठीक है। अब चलते हैं हम, चंद्रगुप्त के लिए कुछ नाम भी आपके पूछे जाते हैं, सेंड्रोकुट्स, ठीक है। और ये जो नाम है सेंड्रोकुट्स, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब पीजी का एग्जाम हुआ था पहली बार NTA ने लिया था ना, तब ये पूछा था 2022 में। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था और उसमें से 3-4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुट्स कहा जाता है, ठीक है, ग्रीक राइटर सेंड्रोकुट्स कहते हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेंड्रोकोट्स या फिर एंड्रोकोट्स इसको कहा गया है ग्रीक लिटरेचर में। इन द लास्ट ईयर ऑफ द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देयर वाज अ सीवियर फेमाइन इन मगध फॉर 12 ईयर्स विच इज कंफर्म्ड बाय जैन टेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये पता चलता है जैन टेक्स्ट के द्वारा कि 12 साल का सीवियर फेमाइन आया था। कहाँ पे? तो ये फेमाइन आपका आया था मगध में, ठीक है। और ये जैन टेक्स्ट से हमें पता चलता है, ठीक है, जैन टेक्स्ट से पता चलता है। यहाँ पे ये अभी फेमाइन की बातें हो रही है ना कि 12 साल तक हुआ था, यहाँ पे इसका जिक्र आता है एक बार। जैन जो है जैन जो आपका रिलीजन था वो 2 भागों में बट गया था बाद में, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें भी उसका जिक्र आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट में बटने का आखिर कारण क्या था। क्योंकि जब मगध में फेमाइन आता है, जब नॉर्थ रीजन में फेमाइन आता है, तो कुछ जो थे जैन मॉन्क्स जो थे वो दक्षिण में चले गए थे, साउथ में चले गए थे उस भीषण अकाल से, फेमाइन से बचने के लिए। फिर जब वापस आए तो जो नॉर्थ में रह गए थे श्वेतांबर लोग, उन लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया कि आप लोग चले गए थे तो आप दोबारा से वापस आए जब सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसमें भी एक कहानी है कि उनका जो सेक्ट है 2 भागों में क्यों बटा, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए कि उनके साम्राज्य में 12 साल के लिए फमाइन आया था, ठीक है, पर इसका हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो जैनटेक्स से मिलता है, इसका मतलब कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी एविडेंस मिलता है। पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी आपके दो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक महास्थान और एक सहगौरा, ठीक है, सहगौरा। ये दो इंस्क्रिप्शन जो है ये दो हमें बताते हैं कि उस समय मौर्यन पीरियड में 12 साल के लिए फिर एक लंबे समय के लिए फमाइन आया था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें फमाइन के बारे में पता चलता है, तो वो ये दो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है ना, इससे ये भी पता चलता है कि इन चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल में भी अपनी विजय हासिल की हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं, तो ये खत्म हुआ हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पुष्यगुप्त वैश्य द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ड द फेमस सुदर्शन लेक, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम सदाबहार है भाई, ये एनटीए के लिए बहुत हमें लगता है उसको बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। नेट में भी कई बार पूछा हुआ, नेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखो ये है गवर्नर, जो यहाँ पे पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। ये पुष्यगुप्त वैश्य कहाँ का गवर्नर था, तो ये था सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र आपका गुजरात में है, ठीक है। ये सौराष्ट्र का गवर्नर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एक सुदर्शन लेक बनवाई गई थी, ठीक है, सुदर्शन लेक बनवाई गई थी। अब यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 चीजें, 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सुदर्शन लेक एक बार बन गई, वो उसको 3 बार अलग अलग राजाओं ने आकर के क्या किया है, उसको रिपेयर करवाया है, ठीक है। तो एक तो सुदर्शन लेक जब बना उस समय का आपका गवर्नर कौन था, तो उस समय पुष्यगुप्त वैश्य था, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य था। किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है अशोक। अशोक के समय में इसका गवर्नर कौन था, तुषास्प था, ठीक है, उसके समय तुषास्प था। तो अगर पूछे कि अशोक के समय में उसका रिपेयर कौन करवाया, रिपेयर का काम किसने कराया, तो तुषास्प ने करवाया, क्योंकि वो वहां का गवर्नर था। इसके बाद आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, वो जूनागढ़ यहीं का है, इसी के लिए सुदर्शन लेक के लिए ही है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक हमने जूनागढ़ के बारे में भी जिक्र किया है, ठीक है। तो रुद्रदामन के समय में भी एक सुविशाख करके आता है। सुविशाख इसके समय में गवर्नर था, जो यहाँ पे गवर्न कर रहा था और उसने यहाँ पे रिपेयर करवाया। फिर आता है गुप्ता साम्राज्य का एक, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर आता है, कुमार गुप्त आता है शायद, और कुमार गुप्त जो है इसके समय में चक्रपालित, ठीक है, चक्रपालित का नाम आता है कि इसने यहाँ पे रिपेयर करवाया था। तो ये 4 आपके फैक्ट आप तैयार हो रहे हैं, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि ये चारों लोग किसके लिए फेमस है, तो ये चारों लोग सुदर्शन लेक से जुड़े हुए हैं उसके रिपेयर की वजह से, ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो, द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द टर्म चंद्रगुप्त मौर्य इज फाउंड इन द जूनागढ़ रिकॉर्ड ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, जो सुदर्शन लेक से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहले हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ऐसे नाम हमें पता चलता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इसका नाम ऐसे लिखा हुआ है कि उसने सुदर्शन लेक को बनवाया था। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज जो है, ये देखो मेगास्थनीज ये कौन था, ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है। ये बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है ट्रैवलर से, बहुत सारे मतलब कई बार पूछे जाते हैं नेट में भी, पीजी में भी, कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर जो है किसके समय में इंडिया को विजिट किया था, ठीक है। जैसे वेनसांग को ले लो, हाँ ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। फाहियान को ले लो, ठीक है, मेगास्थनीज हो गया। तो ये लोग किसके समय आए हैं इंडिया पे, ये पूछता है किसी ने, मतलब हमेशा कभी ना कभी पूछ लेता है। तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था, किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये 3 चीजें यहाँ से याद करनी होती है कि जो एक ट्रैवलर है वो आया कहाँ से, ठीक है, किसके कोर्ट में आया है, और बस यही, ठीक। और कभी कभी पूछ लेता है कि उसको किस राजा ने भेजा है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना। He lived in the Maurya capital of Patliputra and wrote an account not only of administration of the city of Patliputra but also the Mauryan Empire as a whole.
देखो जब मेगास्थनीज आया तो वो पाटलिपुत्र में बहुत सालों तक रहा था, और पाटलिपुत्र में रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया और उसने एक अपना अकाउंट बनाया इंडिका के नाम से, और इंडिका पर उसने बहुत सारी चीज़ों को लिखा था। और ना सिर्फ उसने एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, उसके अलावा सोशल रिलीजियस लाइफ सब कुछ लिखा था उसने। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो तो ये चंद्रगुप्त पढ़ लिया हमने, चंद्रगुप्त खत्म। अब आता है बिंदुसार जो इसका बेटा था। बिंदुसार से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। ये ध्यान दे दो कि इसके समय में 2 राजदूत यानी कि 2 एम्बेसडर्स आए थे। वो कौन थे? एक था डायनोसियस और एक था डाइमेकस। ये पूछता है कभी कभी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें से कोई एक अशोक के समय तो नहीं आया था, पर ये दोनों लोग जो है बिंदुसार के समय ही आए थे, कोई अशोक के समय नहीं आया था। ठीक है, ये 2 एम्बेसडर का आप नाम याद रखेंगे। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा था ये मौर्य। और बिंदुसार इज कॉल्ड मद्रसेन इन वायुपुराण एंड सिंहसेन इन जैन टेक्स्ट। इसके कुछ अलग से नाम है, जो मद्रसेन है और एक सिंहसेन है। तो सिंहसेन इसको जैन टेक्स्ट में कहा जाता है, मद्रसेन इसको वायुपुराण यानी कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कहा गया है। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट बिंदुसारस मदर नेम वाज दूरधरा। ठीक है, तो उसकी मदर का नाम दूरधरा था। इसके कुछ अलग नाम भी है, जैसे सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। इसके भी कुछ अलग नाम है, एमित्रोकेडस। ठीक है, एमित्रोकेडस या फिर एमित्रोकेड्स हो गया। इसके अलावा एक है एलिथ्रोकेडस, एलिथ्रोकेडस हो गया, और एक है अमित्रघात। तो ये 3 नाम है, एलिथ्रोकेड्स, अमित्रोकेड्स एंड अमित्रघात। ये तीनों मतलब थोड़ा कॉमन लग रहा है तो ध्यान रख लेना, ये बिंदुसार का ही है। इसके समय में एक चीज और हुआ था, तक्षशिला रिबेलियन। ठीक है, तक्षशिला रिबेलियन हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें अशोक गया था, मतलब अशोका को दोबारा से उसने भेजा था, पर सबसे पहले इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था। ठीक है, सुसीम भी इसका बेटा था, यानी कि अशोक का भाई था, और सुसीम को उसने भेजा, पर सुसीम इतना पावरफुल नहीं था, इतना बढ़िया नहीं था वो, तो वो जाकर के यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पाया था। ठीक है, इस रिवोल्ट को, इस रिबेलियन को। बाद में अशोक को भेजा था। अशोक यहाँ पे एज अ गवर्नर भी काम कर चुका है तक्षशिला में। ठीक है, जब वो उसको राज्याभिषेक मतलब उसको जब उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जब वो राजा बनता है, तो उससे पहले वो यहीं पे क्या करता था, गवर्नर बन के काम किया था यहाँ पे। ठीक है, तक्षशिला में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, बिंदुसार वॉज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका रिलीजन। देखो इससे पहले ये आजीविका रिलीजन को ये फॉलो करता था ये बिंदुसार, लेकिन इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे? तो ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, जैनिज्म को। इनके गुरु थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु, इन्होंने इसको क्या किया था? दीक्षित किया था। ठीक है, इन्होंने ही इनको जैनिज्म की दीक्षा दी थी कि आप जैन धर्म को क्या करिए, उसको अपनाइए। ठीक है, तो ये है, और जैनिज्म का। ठीक है, तो भद्रबाहु कौन है? इनके गुरु थे, जैन गुरु, जिन्होंने इनको जैन धर्म की दीक्षा दी। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा तो अब कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक का टाइम पीरियड 273 से 232 BC। ठीक है, तो 273 तो उसका टाइम पीरियड है, लेकिन वो 269 में क्या करता है? 269 में वो राजगद्दी पे बैठता है। और मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने पीछे शायद आपको बताया कि 269 में उसने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा था, पर वो 261 में लड़ा था। ठीक है, सॉरी, वहाँ पे 261 करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब 269 में वो गद्दी पे बैठता है एक्चुअल में, तो उसके 8 साल बाद वो, ठीक है, आफ्टर द 8th ईयर वो कलिंगा के साथ एक बैटल लड़ता है। ठीक है, अब 273 में उसका राज्याभिषेक होता है, तो वो 269 में क्यों गद्दी पे बैठता है? इतना समय का जो साल है, मतलब इतना जो ईयर गैप है इसमें, वो आपसी मामला जो था वो सुलझाने में इसका लगता है। आपसी मामला मतलब कि इसके भाइयों के साथ जो झगड़ा वगैरह कि हम गद्दी पे बैठेंगे तो हम, और ऐसा बताया जाता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी अपने संभाली थी। पर ये बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी कि उसने 99 भाइयों की हत्या की है। हो सकता है कुछ लोग को मारा हो, जाहिर सी बात है, अब गद्दी पे बैठने जा रहा है तो 1-2 लोग तो आएंगे ही कि हमको बैठाओ, तो मार के बैठा होगा। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ही वॉज सो क्रूएल इन हिज अर्ली लाइफ दैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू विन द थ्रोन। देखो यहाँ पे यही कि वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलता है,
देखो यहाँ पे ये भी एक आता है ना कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये बोलता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या की पहले, वो बहुत क्रूअल था, बाद में उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो हो सकता है कि वो अपने को महान दिखाने के लिए, अपना महत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसा बोलते हो कि पहले वो काफ़ी क्रूअल था, जब उसने बुद्धिज्म के बारे में जाना तो काफ़ी ऐसे शांत हो गया और उसका मन जो है एकदम ऐसे धर्म की तरफ और शांति की तरफ बढ़ गया। तो इसके लिए भी कुछ लोग बताते कि ऐसा होता है। However, as this statement is based on the legend, it may be mythical, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि हो सकता है कि ये मिथिकल भी हो, ये सच नहीं हो सकता है। अशोका's biography written by Buddhist authors is so full of fiction that it can't be taken seriously। तो अशोका का जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा, बुद्धिस्ट ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, जिससे कि उसको हम एकदम सीरियसली नहीं ले सकते कि वो एक्चुअली में ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। उसके अलग अलग नाम के हमें जिक्र मिलते हैं, अदर नेम उसके क्या है। देखो एक है कंगनहली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कंगनहली इंस्क्रिप्शन जो है, कंगनहली इंस्क्रिप्शन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना क्योंकि यहाँ से अशोक की एक पाषाण मूर्ति मिली है। अशोक की पाषाण मूर्ति मतलब कि अशोक की एक स्टोन स्कल्पचर मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंगनहली वाला। इसके अलावा यहाँ पे उसको राजा अशोक बोला गया है या फिर रानियों अशोक बोला गया है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि रानियों अशोक कहाँ पे उसका जिक्र मिलता है इस नाम का, तो ये मिलता है कंगनहली इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। अशोका को किंग अशोका यानी कि राजा अशोका कहाँ पे बताया गया है, तो गुजरा इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा मगधाधिराज कहाँ पे उसको बताया गया है कि मगध का राजा था, तो उसको भ्राबू में बताया गया, ठीक है। भ्राबू इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। देखो भ्राबू इंस्क्रिप्शन यहाँ पे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि उसने बुद्धिज्म को एक्चुअली में फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्यों करना शुरू कर दिया था, क्यों ऐसा एविडेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध, ठीक है, बुद्ध हो गया, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों का हमें वर्ड का डिपिक्शन यहाँ पे मिलता है इस वाले इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। बुद्ध हो गया, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इन तीनों का डिपिक्शन हमें कहाँ मिलता है, भ्राबू पे मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि उसने वाकई में बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, ओके। ये देखो यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था नेट में कि उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि जो है क्या थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त के अलावा उनका जो एक फेमस सा नाम है मुझे अभी नहीं ध्यान पे आ रहा, तो वो नहीं है, उनके प्रधानमंत्री राधा गुप्त है, ठीक है। तो राधा गुप्त आप ध्यान रखेंगे, एक बार का पूछा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। आगे चलते हैं, यहाँ से देख लो बस इनके नाम अलग अलग इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भ्राबू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उसके बुद्धिज्म अपनाने का साक्ष्य मिलता है। राधा गुप्त उसके प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन से कई बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब भाई यहाँ से नेट का क्वेश्चन ले लो या फिर पीजी एंट्रेंस का, मस्ट, मतलब ये यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इस बार ये भी पूछा था नेट का, जो 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, और यहाँ से काफ़ी इजी सा पूछा था। क्या वो इंस्क्रिप्शन नंबर 12 से कोई क्वेश्चन था, ठीक है, 12 से कोई क्वेश्चन था, रिपीटेड ही था तो पूछा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब है कि इंस्क्रिप्शन उसका 1-2 बार आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चों के लिए, वो ये करता है, यहाँ पे देख लो, ये वाला करता है ये क्वेश्चन, फॉरेन किंग्स या फिर फॉरेन किंगडम्स के बारे में हमें मेंशन कहाँ मिलता है, किस वाले इंस्क्रिप्शन के नंबर पे मिलता है। तो 2nd, 5th और 13th नंबर का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें पता चलता है फॉरेन किंग्स और फॉरेन किंगडम्स के बारे में जिक्र किया है। इसके अलावा द सदर्न स्टेट्स या फिर संगम स्टेट्स के बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है, तो 2nd और 13th पे मिलता है, ठीक है। 2nd और 13th में कहाँ मिलता है, साउथ के कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अगर फॉरेन की बात करें, ठीक है, फॉरेन किंग्स या फिर फॉरेन किंगडम्स की बात करें, तो ये तीनों का ध्यान रखना, ठीक है, 2रा, 5वां और 13वां। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान दे देना, ठीक। आगे चलते हैं। तो हम इंस्क्रिप्शन पे बात कर रहे थे। इंस्क्रिप्शन क्या है, उसने इंस्क्रिप्शन क्यों अपने राज्य में बनवाए थे।
जाहिर सी बात है इसने जो इसके लिए जनता के लिए जो बताना होगा या फिर इसको बताना होगा कि ये नियम लागू करो, वो नियम कल से होना चाहिए, ठीक है। जब इसने बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है, बुद्धिज्म को अपना लिया, तो इसने बोला कि धम्म जो होता है, धम्म सबसे पावरफुल चीज़ है, ठीक है, धम्म। इसने बोला कि धम्म का मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर हम धम्म यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि इसका मतलब है धर्म, ठीक है। धम्म का मतलब धर्म नहीं है, धम्म है आपका धम्म मतलब क्या, आपका वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आपका जो लाइफ है वो आप अच्छे तरीके से उसको ले जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी को भी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे को दुख पहुंचे, आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि दूसरे को सुन के बुरा लगे। तो ये सारी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ों को फॉलो किया जाए तो उसी को हम धम्म कह सकते हैं, ऐसा अशोक ने कहा था, ठीक है। अशोक बोला कि हमारे राज्य में कोई भी जो है पशुओं की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अपने खाने के लिए पशु की हत्या करके खाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी धम्म के बारे में। तो इंस्क्रिप्शन उसने इसीलिए करवाया ताकि जो भी चीज़ें हैं वो जनता तक इजीली पहुंच जाए। अभी क्या है कि अगर प्रधानमंत्री को बोलना हो कि हम 2000 का नोट जो है बंद किए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि 100 रुपये का नोट भी बंद कर दें, तो इसके लिए वो अभी सीधे से एक मीडिया बुलाएंगे, मीडिया कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे न्यूज़ बता देंगे। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ भी बताने के लिए इनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे बताया गया कि अशोक का जो है इंस्क्रिप्शन कितने मिलते हैं। तो वैसे 39 या फिर 39 या फिर 40 उसके इंस्क्रिप्शन है। उस 39 या फिर 40 इंस्क्रिप्शन को भी अलग अलग बांट दिया गया, फर्दर उसका डिवीजन किया गया है, माइनर, मेजर, ठीक है। तो माइनर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। माइनर और मेजर में यानी कि जो कुछ एक लघु इंस्क्रिप्शन है, लघु शिलालेख है, और एक बृहद शिलालेख है यानी कि मेजर इंस्क्रिप्शन है, ठीक। तो ऐसे हैं। और अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन को और बांट दिया गया ऐसे पिलर एडिक्ट में और रॉक एडिक्ट में, ठीक है। पिलर एडिक्ट हो गया आपका, पिलर एडिक्ट्स हो गया, और दूसरा आपका रॉक एडिक्ट्स हो गया। ये पिलर और रॉक एडिक्ट्स क्या है? देखो, रॉक एडिक्ट्स मतलब कि रॉक, चट्टान पे लिख दिया गया, ठीक है। कहीं एक बड़ा सा चट्टान है, उस पर लिख दिया उसने कि किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी खाने पीने के लिए। एक पिलर एडिक्ट हो गया। पिलर में मान लो सारनाथ हो गया, सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो पिलर एडिक्ट में आ जाएगा, ठीक है। पिलर मतलब कि एक लंबा सा खंभा बना दिया, वो आपका पिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्दर डिवीजन किया जाता है उसके इंस्क्रिप्शन को, बस यहाँ पे थोड़ा सा जानना यही था। इसके बाद हम चलते हैं कि जो अशोक का नाम मिलता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, वो कहाँ किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है। जैसे भी हमने पीछे देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका इंस्क्रिप्शन मतलब उसका जो नाम है वो हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है, लेकिन अशोक का नाम हमें किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो उसके टोटल 4 जगह से मिलते हैं नाम। 3 जगह जो है कर्नाटका, 3 साइट जो है कर्नाटका से मिलती है जहाँ से 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और एक मध्य प्रदेश की साइट है जहाँ से एक इंस्क्रिप्शन में उसका नाम पढ़ा गया है, ठीक है। तो वो 4 आपके ये हैं, मास्की गुर्जर, निट्टूर है और उदगेलम है, ठीक है। मास्की गुर्जर, निट्टूर और उदगेलम, तो ये 4 इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे उसके नाम मिलते हैं। यहाँ पे उसके अशोक नाम मिलते हैं, ठीक है, कि उसका नाम अशोक था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वहाँ से जो जितने भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहाँ पे अशोक का नाम ऐसे जिक्र नहीं किया गया है अशोक नाम से, उसका वहाँ पे नाम दिया गया है देवानाम प्रियदर्शी से, ठीक है। कहाँ से? तो देवानाम प्रियदर्शी। तो ये थोड़ा ध्यान दे देना यहाँ पे कि उसका अशोक नाम सिर्फ 4 जगह से मिलता है, 4 इंस्क्रिप्शन पे, और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वहाँ से देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, जिसका नाम होता है डियर टू द गॉड्स, मतलब जो भगवान का बहुत प्यारा है। अब कई सारे हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि जो देवानाम प्रियदर्शी है ये उसने ईरान के शासक से लिया है, जो दारा ने अटैक किया था, है ना, कि मौर्य से पहले ईरानी इन्वेजन हुए हैं, मैसेडोनियन इन्वेजन हुए हैं, तो ये उसका टाइटल पे जो है ये ईरानियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये फिर अलग से अपना डिबेट का एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए पढ़ने वाली चीज़ थी। आगे चलते हैं। ये देखो, फॉरेन किंग्स और किंगडम्स के बारे में 2nd, 5th एंड 13 से मिलता है। सदर्न स्टेट्स और संगम स्टेट्स के बारे में 2nd एंड 13 से मिलता है। भ्रावो इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि बुद्ध, धम्म और संघ का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था।
रूमिन द इंस्क्रिप्शन, देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पीजी में पूछा था, ठीक है, और ये एआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसपे टैक्सेशन के बारे में बातें की गई हैं। तो ये रूमिन द इंस्क्रिप्शन है जिसपे टैक्स के बारे में, टैक्स पॉलिसी एंड इकोनॉमी की चर्चा की गई है, ठीक है। अब रूमिन द, यहाँ से रूमिन द इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो अशोक बुद्ध हैं, बुद्ध के जन्म की चीज़ों का यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए किया गया है क्योंकि रूमिन द जो है ये लुम्बिनी का नाम था, ठीक है, लुम्बिनी का नाम था, और लुम्बिनी क्या है, बर्थ प्लेस है बुद्धा का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2 आपके लिए तैयार हो जाता है। आगे चलते इन द सेकेंड कॉलम, ये है सेकेंड इंस्क्रिप्शन जो है अशोका पूछता है। ये देखो जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन है ना, ये जो सेकेंड नंबर का पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ अभिलेख है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन करता है अशोक व्हाट इज धम्मा। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि धम्म के बारे में अशोक कहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो आपका सेकेंड नंबर का पिलर इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है, इन द सेकेंड पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन नोट कर लेना, ठीक है। तो उसमें व्हाट इज धम्मा बोलता है, पूछता है। और अगर इसके आंसर की बात करें तो वो अगेन उसने दूसरा और 7वां जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें उसने बोला है कि धम्म आखिर में क्या होता है, तो उसका उत्तर दे रहा है। इन द अशोकाज रिकॉर्ड्स ओनली वन ऑफ हिज क्वींस कारुवाकी इज मेंशन्ड। और ये भी पीजी में 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में एकमात्र उसकी पत्नी कौन सी है जिसका हमें जिक्र मिलता है, तो वो कारुवाकी है जिसका जिक्र मिलता है। और इसके अलावा अगर हम उसके पुत्र की बात करें, उसका सन की बात करें, तो वो तिस्य नाम रहता है, ठीक है, क्या नाम रहता है, तिस्य, ठीक है। तो उसकी एक पत्नी है कारुवाकी और उसी का बेटा एक तिस्य है। इन्हीं दोनों का नाम उसके इंस्क्रिप्शन में मिलता है, बाकी किसी का नहीं मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो सबसे पहले समझ लो सेंट्रलाइज था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। अगर हम गुप्ता की बात करें तो गुप्ता पीरियड में आकर के जो सेंट्रलाइज था ये डिसेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो गया था, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामंतों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी थी, ठीक है, सामंतों की संख्या, फ्यूडलिज्म की जो शुरुआत है वो यहाँ पे हमें दिखाई देने लगती है। पर यहाँ तक सेंट्रलाइज्ड इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। इनका एक बड़ा एम्पायर होता था, एक सेंटर होता था, सेंटर को फर्दर प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। जैसे अभी आपका एक सेंटर है, सेंटर को हमने 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया, फिर उस स्टेट को मंडल में डिवाइड कर दिया, जैसे अभी के स्टेट को फिर हम डिस्ट्रिक्ट में कर देते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग फिर छोटे छोटे गांव में बांट देते हैं। वैसे ही ये भी हुआ था, ठीक है, मंडल, मंडल के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, अभी भी मंडल होता है, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक मंडल बनाया जाता है, ठीक। जैसे अगर हम वाराणसी मंडल की बात करें तो वाराणसी हो जाएगा, उसमें आजमगढ़ हो जाएगा और शायद मऊ आ जाएगा। तो वैसे सेम अभी जैसे उस समय भी होता था, एम्पायर को प्रोविंस में, प्रोविंस को मंडल में, मंडल को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। और फिर ये देखो डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे गांव आ जाएंगे, तो जो बहुत बड़ा गांव होता था, ग्रुप ऑफ 800 विलेजेस, उसको स्थानिक कहा जाता था। ग्रुप ऑफ 400 विलेजेस उसको द्रोणमुख कहा जाता था। एक जो होता था ग्रुप ऑफ 200 विलेजेस उसको खारवाटी कहा जाता था। ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस कलेक्शन मतलब कि संग्राहक कहा जाता था, ठीक है, संग्राहक, संग्राहक, ठीक। तो ये है, पर यहाँ तक समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट तक कैसे उसका डिवीजन किया गया था। डिस्ट्रिक्ट के बाद गांव आते हैं, तो गांव में भी हमें 4 डिवीजन देखने को मिलता है। जो सबसे बड़ा था उसको स्थानिक कहा गया, ठीक। तो ये है। उसके बाद फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो क्या होती थी, वो गांव होती थी, और गांव आज भी स्मॉलेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। आगे चलते हैं। देखो नगर प्रशासन कैसा था, ठीक है। अगर हम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो कैसा था, मेगास्थनीज बोलता है कि म्यूनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी, ठीक है, 6 कमेटीज बनाई गई थी। और ये 6 कमेटीज का काम क्या था, इन 6 कमेटीज का काम था, देखो 6 कमेटीज में एक कमेटी में 5 मेंबर होते थे, ठीक है, 5 मेंबर होते थे सारे 6 कमेटी में। इस तरीके से 6 कमेटी 30 मेंबर से मिलकर बनी हुई थी, ये मेगास्थनीज बोलता है। क्योंकि बोला कि जो पाटलिपुत्रा है, उस समय का जो पाटलिपुत्रा उसकी कैपिटल है मगध, मौर्यन एम्पायर की, उसमें 30 लोगों की कमेटी होती थी जो 6 कमेटियों में बांटा गया था। वो 6 कमेटी एक काम करती थी बर्थ एंड डेथ का
रजिस्ट्रेशन करती थी, ठीक है। जन्म एंड मृत्यु दर जो अभी भी होता है, डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन। एक करती थी फॉरेन, जो फॉरेनर्स आते हैं उनको कितने लोग आए उनका रजिस्ट्रेशन करती थी। एक ट्रेड एंड कॉमर्स को देखती थी, ठीक है, कि हमारे जो एरिया है, हमारे जो कैपिटल है, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा चल रहा है। इसके अलावा एक काम करती थी क्या, एक फूड मैनेजमेंट का काम करती थी। तो इस तरीके से 6 कमेटी होती थी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग काम करती थी, ठीक है। फिर न्याय व्यवस्था कैसा था, तो न्याय व्यवस्था धर्मस्थी और कंटक शोधन था, ठीक है। धर्मस्थी कंटक शोधन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमें लगता है नेट में भी एक बार पूछा है, मतलब अभी 2-3 सालों में, और पीजी में तो पूछा था 2022 में, ठीक है। 2022 में पीजी में पूछा था। धर्मस्थी और कंटक शोधन ये 2 नाम क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्याय व्यवस्था में, जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो धर्मस्थी है ये दीवानी न्यायालय होता था, और जो कंटक शोधन है ये फौजदारी न्यायालय होता था। मतलब कि फौजदारी मतलब क्या, कि अगर कुछ बड़ा मामला है, लड़ाई मारपीट ये सारी चीज़ें, तो ये कंटक शोधन में जाएंगे, हम फौजदारी न्यायालय में जाएंगे। और जो धर्मस्थी है ये आपसी झगड़ा वाद विवाद निपटाने के लिए इस वाले कोर्ट में जाते थे लोग। उनकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम कैसी थी, तो इंटेलिजेंस सिस्टम में हमें 2 टर्म मिलते हैं, संस्था और संचार, 2 टर्म, ठीक है। जो अभी आपने मान लो आईबी और रॉ का एग्जाम्पल ले लो। रॉ जो बाहर रहते हैं देश से, आईबी जो देश के अंदर रहते हैं। वैसे उस समय भी संस्था और संचार था। संचार जो बाहर घूम घूम के पता करते थे स्पाइस, उनको संचार कहा जाता था। संस्था जो यहीं पे रह के काम करते थे उनको संस्था कहा जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे भी था स्टेटमेंट बेस्ड, कि जो गुप्तचर व्यवस्था था इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था कि नहीं, तो महिलाओं को भी शामिल किया गया था, वो भी गुप्तचर बन करके काम किया करती थी, ठीक है। इसके बाद हम राजस्व विभाग की बात करें, राजस्व प्रशासन कैसा था, तो समाहर्ता एक टर्म आता है, ये समाहर्ता ऑफिसर के लिए यूज किया गया है। ये किस ऑफिसर को कहा जाता था, तो ये राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। प्रमुख अधिकारी जो कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्टर, वो समाहर्ता उसको कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे 2 और टर्म आते हैं आपके लिए, सीता और भाग। सीता और भाग ये क्या 2 टर्म है, तो सीता वैसा टर्म है जो जिससे कि टैक्स जो रिवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं वो सीधे से राजकोष में जाते हैं, यानी कि सीधे ट्रेजरी में जाता है, जो राजा की है, जो किंग की है, उसमें जाता है, वो दूसरा और कोई नहीं लेगा। तो उस वाले लैंड को सीता कहा गया है, ठीक है। भाग किसको कहा जाता है, तो भाग किसको कहा जाता था, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय। मतलब कि जो मान लो कि मैं उस समय की किसान हूँ, मेरी अलग से जितना भी कट्ठा या फिर बीघा जमीन होगा, तो हम एक अलग स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हैं, वहां से एक इंडिविजुअल हम अपना रेवेन्यू दे रहे हैं, तो वो भाग कहलाएगा, ठीक है। सीता अलग होता है, भाग अलग होता है, ये ध्यान कर लो। अब देखो जो भाग होता था, जो इंडिविजुअल लिया जाता था किसानों से, वो 1/6 1/4 हुआ करता था, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना कि रेवेन्यू कितना लिया जाता था, 1/6 to 1/4 लिया जाता था, ठीक है। और अगर हम डिटेल से अगर हम बात करें नहीं कि इनकी इकोनॉमी सिस्टम के बारे में, तो इतने टैक्स हुआ करते थे, लगभग हमें लगता है कि अर्थशास्त्र में 21 टाइप के टैक्सेस की बात की गई, ठीक है। 21 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। अब सोच लो 21 प्रकार के टैक्स अगर उस समय की जनता दे रही होगी तो उनकी इकोनॉमी कितनी बढ़िया रही होगी। मतलब इनका सरप्लस प्रोडक्शन तो काफ़ी बढ़िया था, इनके ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत अच्छे चल रहे थे, और इससे पता चलता है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। पैसे नहीं, मतलब रिवेन्यू देने के लिए चीज़ें होती थी, तभी वो इतने तरीके के अलग अलग टैक्स देते थे। यहाँ पे देखो एक विस्टी कर की बात की गई, ठीक है, विस्टी टैक्स, ठीक है। विस्टी टैक्स, लेबर टैक्स, ये सारे कुछ कुछ टैक्स हैं जो दिए जाते थे। जल पानी के लिए भी, ठीक है, वाटर टैक्स भी दिए जाते थे, सिंचाई के लिए भी, ठीक है, इरिगेशन टैक्स भी दिए जाते थे। तो बहुत तरीके के अलग अलग टैक्स होते थे उस समय। उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। कौटिल्य बोलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा मेगास्थनीज बोलता है कि सोशल लाइफ के बारे में मेगास्थनीज बोलता है कि 7 भागों में विभाजित था पूरा समाज। वो 7 कौन सा, तो बोलता है दार्शनिक रहते थे, कृषक रहते थे, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो ये 7 बोलता है, और अर्थशास्त्र में पता चलता है कि 4 भागों में विभाजित था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, हमने देख लिया।
और आगे चलते हैं, स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों से भी पूछ लेता है कभी कभी। तो स्त्रियों की दशा थी, उनका पुनर्विवाह नियोग करने को बताया गया था, मतलब उनके लिए अलाउ था ये, ठीक है, पुनर्विवाह, कि आप अगर आप पुनर्विवाह कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा मतलब होता है कि आप अपने देवर से भी विवाह वगैरह कर सकते हैं। गणिका और वेश्याओं, इनको भी वहाँ पे रहने की अनुमति थी। गणिका और वेश्याओं, इन लोगों को इसलिए था क्योंकि इनसे गुप्तचर वगैरह का काम भी करवाया जाता था, तो बहुत मतलब पूरे तरीके की महिलाएं थी जिनको सारी तरीके की सुविधाएं दी जाती थी। गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था, ठीक है। जो गणिका लोग हैं ये कैसा काम करें इनको देखने के लिए गणिकाध्यक्ष नाम का ऑफिसर रहा करता था। उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन आपको पता है कृषि जो था वो सबसे मतलब बैकबोन ऑफ, अभी भी है बैकबोन ऑफ अपना इकोनॉमिक लाइफ, और उस समय भी था, ठीक है, कृषि था। और ठीक है, आगे चलते हैं। उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होता था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स भी हुआ करता था, यूनान से, बर्मा से, ठीक है। अब क्या होता था, तो सेम मसाले मतलब स्पाइसेस, कॉटन, सूती कपड़े, हीरे मोती, ठीक है, आइवरी भी होता था। तो ये सारी चीज़ें को इन सारी चीज़ों को आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा ये कुछ और हैं, जैसे चमड़ा हो गया, ठीक है, सिल्क की साड़ियाँ हो गई, सिल्क वगैरह, तो इन सब का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम कैसा था उस समय, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम एक जो था, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा होगा, बेसिकली मान लो कि दो होगा, ठीक है, एक नॉर्थ पाथ होगा और एक साउथ पाथ होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लो, नॉर्थ एंड साउथ में। एक आपका श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाता था, श्रावस्ती इधर है, प्रतिष्ठान और तगर ये साउथ में कोई एक सिटी है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें कनेक्शन दिखाई दे रहा है। फिर एक है आपका दक्षिण पूर्व मार्ग, श्रावस्ती से राजगीर, श्रावस्ती से राजगीर, ठीक है, श्रावस्ती से राजगीर की तरफ। फिर क्या आता है, और इसके बाद गंगा यमुना वाला जो बेसिन है उसमें भी इन लोग का ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। तो ये इंटरनल ट्रेड पार्ट दिखाया जा रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड पार्ट नहीं दिखाया गया है, ठीक। तो इंटरनल में ही मतलब इंडिया के अंदर ही श्रावस्ती से आपका प्रतिष्ठान तक, ठीक, इसके बाद राजगीर से श्रावस्ती तक, तो ये सारे आपके ट्रेड आपके रूट हुआ करते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉइन्स। देखो कॉइन्स से ना पता चलता है कि उस साम्राज्य की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, उस साम्राज्य की इकोनॉमी कैसी थी। अगर ज़्यादा सोने के सिक्के मिले मतलब कि बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी रही होगी। सोने के सिक्के नहीं मिलते मतलब नहीं। अब देखो सातवाहना पीरियड को उठा लो, उसमें सीसा, लेड एंड पोटीन के हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेड एंड पोटीन के। और वैसे ही इस समय में सिक्का किसका मिलता था, गोल्ड, सिल्वर और तांबे यानी कि कॉपर के मिलते थे, ठीक है। अब इनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो कैसा था, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, माशाल्लाह था। पहाड़ों को हम देखते हैं कि पहाड़ों को इन्होंने काट काट के बनाया था, जिसमें बराबर और नागार्जुनी ये दो पहाड़ आते हैं। ये पहाड़ किसने बनवाए हैं, बराबर और नागार्जुनी ने। तो अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बनवाए हैं। अशोक ने बराबर का बनवाया है गुफा, और नागार्जुनी किसने बनवाया है, दशरथ ने बनवाया है, ठीक है। बराबर में भी आपका 3 तरीके का अलग अलग गुफा आ जाएगा, ठीक, गुफा जिसमें उस गुफा का नाम है सुदामा झोपड़ी, ठीक है, और विश्वकर्मा झोपड़ी, कर्ण चौपार झोपड़ी। तो ये 3 अलग अलग, फिर इसमें फर्दर डिवीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए अलग से ये चीज़ें मास्टर्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और क्या है, इसके अलावा अशोक के पिलर हैं जो अपने आप में एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और देखो पिलर पे भी क्या है कि उस पर भी कई सारे हिस्टोरियन का अपना डिबेट होता रहता है कि उस पर जो लोटस है, इन्वर्टेड लोटस है, वो ईरानी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उस पर जो एनिमल को बनाया गया है कैपिटल फिगर, वो किस मतलब वो फिर अलग से आपका डिबेट का इशू बनता जाता है, ठीक है। तो देखो पिलर की अगर हम बात करें तो पिलर के भी ना अलग अलग अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे ये मान लो ये है थाफ्ट, ठीक है, इसको हम स्तंभ, या फिर एक मान लो पिलर होता है, पिलर के अलग अलग अपने पार्ट उसको बांट दिए। ये हो गया आपका थाफ्ट। यहाँ पे आपने मान लिया कि यहाँ पे आपने कमल बना लिया उल्टा सा, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक अबाकस रख दिया, अबाकस के ऊपर ऐसे क्राउन फिगर होता है, उस क्राउन फिगर पे शेर को डाल दो, घोड़े के डाल दो, या फिर हाथी को बैठा दो। तो जैसे एक सारनाथ का जो पिलर है, सारनाथ पिलर, उस पे सिंह बैठे हुए हैं, 4 पीठ से पीठ सटाए हुए, तो वो सिंह क्या होंगे, वो क्या होते हैं, उनको बोला जाता है फिगर क्राउन फिगर, ठीक है। तो ये होता है।
आगे चलते हैं इनसे। अब देखो यहाँ पे ये जानना है हमें कि ये जो पिलर्स बने हैं वो कैसे बने हैं। तो मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से मतलब पहाड़ियों से पत्थर लाए गए हैं जो कि लाल बलुए पत्थर हैं, ठीक है, लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं ये सारे पिलर्स, तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे। फिर हमें मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर्स में कुछ यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो NBPW मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि NBPW कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब देखो NBPW ये यहाँ पे देख लो, OCP हो गया, BRW हो गया, ठीक है। तो हम NBPW पे बात कर रहे थे। ये एक तरीके का मृदभांड है, ठीक है, पॉटरी है। एंशिएंट मतलब अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी ये सारे पॉटरीज आ जाते हैं। तो पॉटरी की अगर हम बात करें तो अलग अलग 4 तरीके की हमें मिलती है, जिसमें से एक मान लो OCP हो गया, ठीक है, OCP हो गया, एक हो गया आपका BRW, एक आपका होता है PGW और दूसरा होता है आपका NBPW। ये सबका ना अलग अलग अपना टाइम पीरियड होता है, ये सब अपने अलग अलग एरा से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर लिख देती हूँ आपको अच्छे से दिखेगा, OCP, BRW, PGW एंड NBPW, इन सब का एक अलग अलग अपना टाइम पीरियड होता है, अलग अलग एरा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे NBPW जो है ये मौर्यन पीरियड से जुड़ा है, ठीक है, ये मौर्यन पीरियड से जुड़ा है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि मौर्यन पीरियड से रिलेटेड कौन सा पॉटरी है तो वो NBPW है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब होता है उत्तरीय, ब्लैक मतलब काली, पॉलिश्ड मतलब क्या होता है, पॉलिश मतलब होता है पॉलिश की हुई, ठीक है, पॉलिश, और वेयर मतलब मृदभांड, ठीक है। तो उत्तरीय काली पॉलिश की हुई मृदभांड, तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मॉडर्न पीरियड से जुड़ी हुई है। PGW ये लेटर वैदिक पीरियड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड से जुड़ा है, लेटर वैदिक पीरियड। इसका पूरा नाम जो है PGW पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ठीक है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर मतलब कि चित्रित धूसर मृदभांड। पॉलिश मतलब कि चित्रित होता है, ग्रे मतलब धूसर, और वेयर मतलब मृदभांड। वैसे ही BRW ब्लैक, रेड और वेयर, वैसे ही काली, लाल, मृदभांड, ठीक है। तो BRW जो है आपका किससे जुड़ा है, BRW आपका जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है आपका चालकोलिथिक पीरियड से जुड़ा होता है, और जो है ऋग वैदिक उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, चालको ऋग वैदिक से जुड़ा हुआ है। OCP ऑकर्ड कलर्ड पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ऑकर्ड कलर पॉलिश वेयर, इसका मतलब होता है ऑकर्ड कलर पॉलिश्ड वेयर। इसका एग्जैक्टली हमें हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ धूसर नहीं, धूसर चित्रित, हाँ शायद धूसर चित्रित होगा इसका नाम। तो ये आपका किससे जुड़ा है, ये हड़प्पन फेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हड़प्पन और कुछ हद तक आपका कहीं कहीं पे चालको और ऋग्वैदिक से भी मिलता है। तो ये आपके अलग अलग पॉटरीज हैं। यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछे तो मैंने बता दिया आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और आप उसको कर जाएं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और बस थैंक यू बने रहने के लिए लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।